कैप्टन रामकिशन मेहता अपनी महबूबा को दिन में कम से कम 2 बार फोन किया करता था। सुजाता ने मेरी कॉफी में चीनी नहीं डाली थी। मैंने एक घूंट भरा और कहा, अरे तुम चीनी डालना भूल गई क्या? सुजाता ने किसी कदर ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन तुम तो हमेशा कॉफी बगैर चीनी के पीते हो। मैंने सर को एक तरफ झटका और कहा, अरे मुझे भी क्या हो गया है, सब कुछ भूल गया हूँ। फिर चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी करते हुए कहा, सुजाता तुम विश्वास करना, दुश्मन ने मेरा ब्रेन वॉश करने के इतने जतन किए कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक अपना नाम और घर भी भूल गया होता। सुजाता ने मेरे सर को अपने साथ लगा लिया और बोली, अब मैं तुम्हें कभी हवाई जहाज में सफर नहीं करने दूंगी। भगवान तुम्हें अपनी शरण में रखें, तुम्हारे बिना तो मैं जी न सकूं। बात टल गई थी। मैं इतने बड़े परिवार में आ गया था कि कदम कदम पर लग़ज़िश खाने का डर लगा रहता था। फिर भी मेरी आंखें खुली थी और मैं इंतहाई मोहतात होकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक एक बात और एक एक हरकत को जहन में नक्श करता जाता। किसी वक्त जब मुझे ख्याल आता कि सेक्रेटेरिएट से 2 अफसरों का वफ्द मुझसे पूछगिछ करने आएगा तो दिल एक पल के लिए बैठ सा जाता। ये आजमाइश किसी हद तक कड़ी थी। जो लोग आ रहे थे वो यकीनन बड़े तजुर्बाकार और आजमूदा CID के अफसर होंगे। उनकी उकाबी आंखों से बचने के लिए मुझे भी अपने तमाम तजुर्बे को एक जगह पर जमा करके उन्हें उनके तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। बहरहाल मैं पूरी तरह इस आजमाइश के लिए तैयार था। मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हासिल था कि मेरी शक्ल और मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता की शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि खुद उसके घर वालों और रिश्तेदारों और सुजाता को भी एक लम्हे के लिए शुबा नहीं हुआ था। दूसरे रोज मैं दफ्तर जाने के लिए ठीक वक्त पर तैयार हो गया। मैंने कोट पतलून ही पहनी क्योंकि मेहता की कपड़ों की अलमारी देखकर अंदाजा हो गया था कि वो सूट ज्यादा पहनता था, क्योंकि अलमारी में ठंडे और गर्म विलायती सूट ज्यादा थे और खद्दर के कुर्ते और सदरियां 2-4 ही थी। वो सदरी कुर्ता पाजामा और गांधी कैप शायद सरकारी मीटिंगों में पहनता था। 9 बजे दफ्तर की गाड़ी आ गई। मैं अपना ब्रीफकेस उठाए वैगन की तरफ बढ़ा तो सिख ड्राइवर ने सलाम करके दरवाजा खोल दिया। मैं वैगन में दाखिल होकर इत्मीनान से बैठ गया। वैगन मेरे उस दफ्तर की तरफ चल पड़ी जहां मैं जिंदगी में पहली बार दाखिल होने वाला था और जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दफ्तर लोधी स्ट्रीट के अकब में एक गुमनाम सी जगह पर था। 2 मंजिला पुरानी इमारत थी और बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था। मालूम हुआ कि भारत के इस सबसे बड़े दफ्तर को जानबूझकर गुमनाम रखने की कोशिश की गई है। चौकीदार ने मुझे देखते ही झुककर सलाम किया। वो बड़ा खुश था। उसने गेट को खोल दिया। नमस्कार साहब, नमस्कार। भगवान की कृपा हुई साहब। चारों तरफ से इसी किस्म की आवाजें आ रही थी। कभी न देखे हुए चेहरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार कर रहे थे। एक जगह कॉरिडोर में मैंने अपने नाम की तख्ती लगी देखी। चपड़ासी ने आगे बढ़कर मेरे चरण छुए। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने चिक उठा दी। मैं अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। एक बड़ी मेज के पीछे लोहे के 2 कद्दे आदम फाइल कैबिनेट, 3 टेलीफोन मेज पर रखी हुई मुख्तलिफ फाइलें, शीशे का जग और ग्लास जो ट्रे पर रखे हुए थे, दीवार के साथ छोटी मेज पर रखी हुई बिजली की चायदानी और अलमारी में रखे कुछ कप और तश्तरियां। मैंने ब्रीफकेस मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। चपड़ासी जिसके सर के बाल थोड़े थोड़े सफेद हो रहे थे और जो गर्म सदरी और खद्दर के कुर्ते पाजामे में मलबूस था, हाथ बांधे खड़ा था। बोला, साहब जी आपको यहाँ देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। साहब जी आप ठीक तो है ना? मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल कर मेज पर रखते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता? वो दोनों हाथ माथे के पास ले जाकर बोला, भगवान का शुक्र है साहब, आप बिल्कुल ठीक हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है साहब, मैं आपके लिए कॉफी लाता हूँ। उसने जल्दी से बिजली की चैनक उठाई और मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। इतने में मेरे अमले के लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं इनमें सिवाय अपने स्टेनो मुकुंद लाल और सुपरिटेंडेंट खैराती लाल के किसी की शक्ल से वाकिफ नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनसे अपने आप तारुफ होता जा रहा था। उनके नाम भी मालूम हो रहे थे। ये भी मालूम हुआ कि मेरे चपड़ासी का नाम बंसी है। मैंने उन सब की शक्लें और नाम जहन में बिठा लिए। मेरे ही महकमे का सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी आ गया। वो बड़े जोश में था। बोला, सर बड़े साहब आ रहे हैं आपसे मिलने। अब मेरे महकमे के डायरेक्टर वर्मा साहब दाखिल हुए। उनसे एयरपोर्ट पर ही तफसीली मुलाकात हो चुकी थी। भारी भरकम जिस्म खद्दर के कुर्ते पाजामे में फंसा हुआ था। एयरपोर्ट पर उन्होंने भी सूट पहन रखा था। इस वक्त वो सर पर गांधी कैप लगाए, माथे पर तिलक जमाए, वो पूरे कांग्रेसी ब्राह्मण लग रहे थे। मुझसे एक बार फिर गले मिले। सब वहीं बैठ गए। किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफी बनाई गई। तिवाड़ी ने मार्केट से लड्डू मंगवा लिए। आध घंटे तक ये खुशी की महफिल जमी रही। फिर एक एक करके सिवाय डायरेक्टर वर्मा साहब के सब रुखसत हो गए। चपरासी भी मेज साफ करने के बाद बर्तन उठा कर ले गया। वर्मा साहब ने सदरी में से सिगार निकाल कर मेरे लाइटर से सुलगाया तो मुझे अपना जहरीला सिगार याद आ गया। वो उस वक्त भी मेरे ब्रीफकेस में मौजूद था। मुझे महसूस हुआ कि ये सिगार मुझे अपने साथ दफ्तर में नहीं लाना चाहिए था। ये खास किस्म के जहरीले सिगार सिर्फ अहम मिशन पर मामूर एजेंटों या जासूसों को ही दिए जाते हैं और मेरा महकमा इंटेलिजेंस का महकमा था जिसका हर ओहदेदार छटा हुआ CID का आदमी था। ये जहरीला सिगार मेरा भांडा फोड़ सकता था, लेकिन उस वक्त मैंने सिगार को वहीं ब्रीफकेस में ही रहने दिया।
वर्मा साहब ने मेरी तरफ देखकर धुआं छोड़ते हुए कहा, कैप्टन तुम्हें तिवाड़ी ने बता दिया होगा, कल 2 बजे सेक्रेटेरिएट से स्क्रूटनी के 2 आदमी तुमसे कुछ बातें करने आ रहे हैं। मैंने भी सिगरेट सुलगा लिया था और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से कहा, हाँ मुझे बता दिया था तिवाड़ी ने, मैं उनसे जरूर मिलूंगा, उन्हें भी तो अपनी प्रोफाइल भरनी है सर। मैं हंस दिया। वर्मा साहब कहने लगे, रूटीन की कार्रवाई होगी भाई, तुम दुश्मन के पास रहकर आ रहे हो, शायद उन्हें कुछ ऐसी मालूमात चाहिए जो हमारे भारतवर्ष के लिए फायदेमंद हो। अरे उनमें तुम्हारा जार भास्कर भी होगा, तुम तो उसे जानते ही हो। मैं खाक उसे जानता था। सिगरेट का कश लगाकर यूं ही बोला, अच्छा भास्कर भी आ रहा है। इससे आगे मैं एक लफ्ज भी भास्कर के बारे में नहीं कह सकता था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। ये मुश्किल भी हमारे डायरेक्टर वर्मा साहब ने हल कर दी। बोले, पूना से यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं है भाई कैप्टन, तुम तो जानते हो अपने महकमे को, यहाँ छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है और भास्कर मरहट्टा है और मरहट्टे महाराष्ट्र से निकलते ही उदास हो जाते हैं। वर्मा साहब अचानक उठ खड़े हुए और बोले, तुम्हारे पास कुछ केस भेज रहा हूँ, इनमें से एक केस पंजाब में खालिस्तान के संगठन के बारे में है, तुम उसे आज ही निपटा कर आगे कर देना, ये सिख हमें चैन नहीं लेने देंगे। वर्मा साहब चले गए तो मैंने ट्रे में पड़ी हुई फाइलों को देखना शुरू कर दिया। इन तमाम फाइलों का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से था। मैंने अपनी समझ के मुताबिक उन पर गोलमोल अल्फाज में अंग्रेजी में और कहीं हिंदी में नोट लिखकर उन्हें दूसरी ट्रे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वर्मा साहब का खास चपड़ासी एक मुकफ्फल बक्स में दोनों फाइलें लेकर आ गया। उसने बक्स मेरी मेज पर रखा और नमस्कार करके वापस चला गया। मैंने देखा कि बक्स को ताला लगा है। अब उसूली तौर पर उसकी एक चाबी मेरे पास होनी चाहिए थी, मगर मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने तराजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे चाबी कहीं न मिली। मैं कुछ परेशान हो गया। चाबी का मिलना जरूरी था। इस सिलसिले में मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। इतने में मेरा चपड़ासी बंसी एक फाइल लेकर अंदर दाखिल हुआ। मैंने सिगरेट एश ट्रे में बुझा दिया। उसने फाइल मेज पर रख दी और काले बक्स को देखकर बोला, साहब जी इसे खोल दो। मैंने सोचा कि सीक्रेट फाइल बक्स है, कैप्टन मेहता यकीनन इसे खुद ही खोलता होगा। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं खुद ही खोलूंगा। चपड़ासी बंसी ने हाथ जोड़ लिए और आजिजी से बोला, साहब जी क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सरकार का नमकखार हूँ, 20 बरस से काम कर रहा हूँ, ऐसे में अंदर आ जाऊं तो आप हमेशा मुझे ही बक्स खोलने का कहा करते हैं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी वजह से एक और मसला हल हो गया। मैंने उसे कहा, ठीक है बक्स को खोल दो। मैं सोच रहा था कि ये चाबी कहाँ से लाएगा। जाहिर है ऐसे सीक्रेट बक्स की चाबी एक चपरासी के पास नहीं हो सकती। मैं कुर्सी से टेक लगाए बंसी की तरफ गौर से देख रहा था। उसने बक्स को एक तरफ उठाया और बक्स के नीचे अंदर की जानिब एक छोटा सा खाना बना हुआ था। बक्स की चाबी उसमें थी। अगर उस वक्त बंसी चपड़ासी अंदर ना आता तो चाबी मुझे कभी ना मिलती। उसने चाबी लगाकर बक्स का ताला खोला और चाबी ताले में लगी हुई छोड़कर हाथ जोड़कर बाहर निकल गया। स्याह बक्स में 2 फाइलें थी जिन पर सुर्ख अंग्रेजी अल्फाज में इंतहाई खुफिया लिखा हुआ था। उनमें एक फाइल तो पंजाब में खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों के बारे में थी और दूसरी श्रीलंका में तमिल दहशतगर्दों को पहुंचाई जाने वाली असलहे की इमदाद के बारे में। इन फाइलों के मुताले से मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इंदिरा हुकूमत श्रीलंका में तमिल दहशतगर्दों की हर तरह से मदद कर रही है और मद्रास रेजिमेंट के 200 मिलिट्री कमांडो तमिल दहशत पसंदों के भेस में श्रीलंका के शुमाली सूबे जाफना में सरगर्म अमल है। ये भी मालूम हुआ कि इंदिरा जाती तौर पर सिखों की दुश्मन है और वो पंजाब में सिखों की ताकत को कुचल कर रख देना चाहती है। इस सीक्रेट खत की कॉपी भी इस फाइल में लगी हुई थी। ये खत भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने भारतीय हाई कमांड के एक सीनियर सीक्रेट ऑफिसर को लिखा था, जिसमें उसे हिदायत की गई थी कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में सिखों ने बेपनाह असलहा जमा कर रखा है और अकाली वहां खालिस्तान की हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं। इसलिए फौरन ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिसकी मदद से हमारी फौज अमृतसर में दरबार साहब में दाखिल होकर सिखों के इस मुकद्दस मकाम और गढ़ को हमेशा के लिए कुचल कर रख दे। मैंने मुतवाजन और गोलमोल अल्फाज में इन दोनों फाइलों पर अपनी तरफ से चंद एक जुमले लिख दिए। बिलाशुबा ये जुमले इंदिरा गांधी की राजनीति यानी सरकारी पॉलिसी के खिलाफ हरगिज नहीं थे। दोनों फाइलें स्याह बक्स में रख कर ताला लगाया और चाबी उसी तरह बक्स के नीचे वाली पॉकेट में रख दी और बंसी चपड़ासी को बुलाकर कहा कि बक्स वर्मा साहब के पास ले जाए। वो बोला, साहब जी ये बक्स तो वर्मा साहब का चपड़ासी खुद ही आकर ले जाएगा, आप वर्मा साहब को फोन कर दें। मैंने कहा, चलो मैं उनको फोन कर देता हूँ। ठीक है तुम जाओ। बंसी चला गया तो मैंने तेजी से अपने सर को झटका और सिगरेट निकाल कर सुमिबा लिया। मुझे इस किस्म की गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा ये छोटी छोटी गलतियां मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मुझे इस ऑफिस के कवायद व ज़वाबित का गहरी नज़र से मुशाहिदा करते हुए कैप्टन मेहता की तमाम आदात को अपनाना होगा, वरना किसी भी मुसीबत में फंस सकता हूँ। वर्मा साहब का फ़ोन नंबर भी मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल टेबल पर रखी कॉपी में से मुझे उनका नंबर मिल गया। मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि फाइलें मंगवा लें। उन्होंने पूछा, क्या लिखा है तुमने? मैंने कहा, सर वही लिखा है जो मुझे लिखना चाहिए। आप तो जानते हैं कि हमें भारत की अखंडता सबसे प्यारी है। वर्मा साहब ने हल्का सा तहका लगाकर कहा, मैं समझ गया, तुम ठीक सोचते हो।
मैं चपड़ासी भेज रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर और फोन बंद कर दिया। फिर दीवार के साथ लगी आहनी कैबिनेट की दराज खोलकर जैसे किसी फाइल की तलाश करने लगा। असल में मैं फाइलों का मुआयना कर रहा था। उनमें ज्यादातर फाइलें एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक थी। अहम फाइलें शायद ब्लैक बॉक्स में ही मुकफ्फल हालत में ही मेरे और दीगर सेक्रेटरियों और अफसरों के पास जाती थी। मैं दराज बंद करके बैठा ही था कि बंसी चपड़ासी ने इत्तला दी कि घर से खाना आ गया है। खुदा जाने घर से कौन खाना लाया था, और बाद में पता चला कि एक आदमी ने वैगन रखी हुई है जो अफसरों और दूसरे ओहदेदारों के घर घर जाकर खाने के टिफिन कैरियर इकट्ठे करके लाता है और महीने की पहली तारीख को फी ऑफिसर 100 रुपए वसूल करता है। सेक्रेटरी तिवाड़ी अपना खाना लेकर मेरे कमरे में आ गया। कमरे से मुझे का एक रिटायरिंग रूम था। तिवाड़ी में मेरे लिए खास तौर पर चांदनी चौक से गाजर का हलवा भी मंगवा लिया था। उसे अपने दौराए यूरोप के सिलसिले में मेरी सिफारिश की अशद जरूरत थी। खाने के दौरान उसने एक बार फिर चेकोस्लोवाकिया के दौरे की बात शुरू कर दी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जो ही फाइल मेरे रिमार्क्स के लिए केबल पर आएगी मैं उसके हक में राय लिखूंगा। तिवाड़ी बहुत खुश हुआ। शायद असली कैप्टन मेहता ने उसके हक में हामी नहीं भरी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मेरी इस काया पलट पर कुछ हैरान भी है। दोपहर के बाद सेक्रेटरी तिवाड़ी की फाइल मेरी मेज पर पहुंच गई। उसमें तिवाड़ी की जाती कोशिश भी शामिल थी। मैंने वादे के मुताबिक अपने रिमार्क्स में लिख दिया कि इस बार तिवाड़ी को चेकोस्लोवाकिया के दौरे पर वफ्द के साथ भेजना ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। मैंने तिवाड़ी को बुलाकर अपने रिमार्क्स दिखाए तो वो बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद धन्यवाद सर करने लगा। असल में तिवाड़ी की पोस्ट आर्जी थी और वो हेड क्लर्क से तरक्की करते हुए उस ओहदे तक पहुंचा था। यूरोप के दौरे से उसके ओहदे पर अच्छा असर पड़ सकता था। बहरहाल मैं तिवाड़ी की खुशनुदी हासिल करना चाहता था क्योंकि बहरहाल ब्लैक बॉक्स की फाइलें उसके पास भी आती थी। दूसरे रोज दोपहर के बाद दिल्ली सेक्रेटेरिएट का स्क्रूटनी वफ्द भी आन पहुंचा। मैं पहले से उसके लिए तैयार था। यह 2 आदमी थे। एक सुस्तुल वजूद किस्म का खद्दर पोश मोटा लाला टाइप CSP ऑफिसर था जिसकी कनपटियों पर से बाल सफेद हो रहे थे। दूसरा मजबूत किस्म का गठीले जिस्म वाला गहरा सांवला आदमी था। शक्ल ही से मरहट्टा लगता था। उसने कोट पतलून पहन रखी थी और कनपटियों पर से उसके बाल भी थोड़े थोड़े भूरे होने लगे थे। उसने आते ही मुस्कुराकर गर्मजोशी से मुसाफा किया और बोला, मुझे तुम्हारे आने की बेहद खुशी हुई है। भगवान जानता है, मैंने सोचा तुम फोन करोगे तो तुम्हें बधाई दूंगा, पर तुमने फोन नहीं किया। मैं भी तुमसे नाराज होकर बैठा रहा। उसी रोज मुझे वजारत दाखिला की तरफ से सिग्नल मिला कि तुमसे मुलाकात करूं। सोचा अब एक ही बार मिलूंगा। उसने मुझे गले लगाया। ये भास्कर था, मरहट्टा भास्कर राव, मेरा दोस्त यानी कैप्टन रामकिशन मेहता का दोस्त था। मैंने कहा, भास्कर तुमने ये ना सोचा कि दुश्मन की कैद से निकल कर आ रहा हूँ, मेरी क्या हालत होगी? यार तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए था। भास्कर ने तयका लगाकर कहा, अब जो मैं आ गया हूँ। अरे इन्हें नहीं पहचाना तुमने? ये लाला बद्री दास हैं, हमारे सीनियर कुलीग। भाई तुम कई बार इनसे मिल चुके हो। मैंने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा, माय गॉड, और लाला बद्री दास से बढ़कर हाथ मिलाया और उनके चरण छुए। ICS लाला बद्री दास की छोटी छोटी सी करिंजी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। होंठ जरा से खुले थे। लगता था शायद मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे, कैप्टन तुम मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैंने फौरन एतमाद से कहा, लाला जी सिर्फ 7 रोज दुश्मन की कैद में रहा था, परंतु उन्होंने न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि ब्रेन वॉशिंग की भी कोशिश की। सारा दिन उल्टा लटकाए रखते थे, भगवान उनसे बचाए। मैंने घंटी बजाकर बंसी को बुलाया और चाय बनाने के लिए कहा। भास्कर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए बोला, अरे किशन तुम्हें क्या हो गया है? मालूम नहीं तुम्हें, हम दोनों जब भी मिलते हैं कॉफी पीते हैं। मैंने बंसी को बुलाया। उफ़ो, मैं तो भूल ही गया था। बंसी फौरन कॉफी बनाओ। बंसी चला गया तो मैंने अलमारी से गाजर का हलवा निकालकर प्लेट में डाला और भास्कर और लाला बद्री दास के सामने रखा। भास्कर बोला, भाई मिठाई तो हमें लानी चाहिए थी, मगर क्या करूं, इस वक्त ड्यूटी पर आ रहा था। अच्छा घर आऊंगा मिठाई लेकर, माताजी तो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा, बहुत खुश हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की है। भास्कर तुम जानो कि मेरे वहां से फरार होकर अपना बॉर्डर क्रॉस करने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बंसी कॉफी बनाकर ले आया। अब ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ तकल्लुफ़न और कुछ इंतहाई संजीदगी के साथ कई सवाल पूछे गए। लाला बद्री वाकई बहुत काया ऑफिसर था। उसने पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स और मेरे जहाज से बच निकलने के बारे में ऐसे सवाल किए कि अगर मेरी जगह कोई भी दूसरा होता तो एक बार अपनी जगह से हिल जाता। खास तौर पर यह पॉइंट बेहद खतरनाक था कि पाकिस्तानियों की कैद में रहने के बावजूद मैं अपना ब्रीफ केस और सीक्रेट फाइल कैसे बचा कर ले आया। इसके लिए मैंने एक ड्रामाई कहानी पहले ही से तैयार कर रखी थी और मुझे बहरहाल उसी कहानी पर इन्हिसार करना था। बस मैंने अपनी पूरी कहानी को पूरी जुज़ियात के साथ बेहद असरअंगेज अंदाज में बयान किया। मैंने बताया कि जब मुझे जहाज के क्रैश होने के बाद होश आया तो मैंने देखा कि मैं झाड़ियों में सही सालम पड़ा हूँ। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपना पासपोर्ट, पटवा, ID कार्ड और इंडियन ब्रीफ केस में सीक्रेट फाइल के साथ ही रखकर ब्रीफ केस लॉक कर दिया और फिर उसे जाए हादसा से थोड़ी दूर एक गड्ढे में पहलू की दीवार खोदकर पत्थरों के अंदर इस तरीके से छुपा दिया कि किसी की उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि मुझे खतरा था कि हमारा जहाज पाकिस्तान के इलाके में गिरा है।